बस 11 घंटे बाद देश के सबसे दिलचस्प चुनाव का फैसला होने वाला है। दूसरे चरण में 3,21,73,837 वोटर्स तय कर देंगे ममता बनर्जी की सरकार बचेगी या जाएगी। कल शाम तय हो जाएगा कि दीदी जीत का चौका लगाएंगी या बंगाल मोदी को एक मौका देगा। बस 5% वोट का सवाल है। अगर बीजेपी को 2021 की तुलना में 5% ज्यादा वोट मिल गए तो समझिए बीजेपी की सरकार बन जाएगी। अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, ग्राउंड से जो रिपोर्टर्स बता रहे हैं, उसके मुताबिक बंगाल में फाइनल फेज की 142 सीटों पर जबरदस्त वोटिंग होगी, रिकॉर्ड वोटिंग होगी। पूरा बंगाल सुबह 7 बजे से लाइन में खड़ा हो जाता है। बस कोलकाता की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। मगर इस बार रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि कल कोलकाता भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। अगर सच में वोटिंग 90% तक पहुंच गई तो समझ लीजिए सुनामी आने वाली है। फुटबॉल, झालमुड़ी, नाव की सवारी, मथुआ ठाकुर मंदिर, कालीबाड़ी, बंगाल जीतने के लिए 4 मई की विक्ट्री के लिए नरेंद्र मोदी ने कैसे की है फुल प्रूफ तैयारी। मोदी ने सेकंड राउंड की वोटिंग के लिए बंगाल का नैरेटिव कैसे सेट किया, दीदी का नैरेटिव कैसे धरा का धरा रह गया। 2021 में दीदी ने हाथ में फुटबॉल लेकर कहा खेला हो बे, खेला हो गया। 2026 में मोदी के हाथ में फुटबॉल है, तो क्या 4 मई को मोदी का खेला कंफर्म है? क्या दीदी का जाना तय है? बस कुछ घंटों बाद 142 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। अगर इस बार भी वोटर टर्नआउट 90% के पार गया तो क्या दीदी का टाटा बाय बाय पक्का हो जाएगा? मैं बंगाल चुनावों की गहमा गहमी में जरा व्यस्त था। मोदी बंगाल में व्यस्त थे, लेकिन अब निश्चिंत हैं। मोदी वर्सेस दीदी का राउंड 2 निर्णायक साबित होगा। दूसरे चरण में जो लीड लेगा 4 मई को वही जीतेगा। सवाल है कि विनर कौन बनेगा। इसका फैसला कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, नादिया, पूर्वी बर्धमान यानी 7 जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर हुई वोटिंग के बाद होगा। अगर दूसरे चरण में हिंदुओं का 7% वोट कंसोलिडेट हुआ तो 5% वोट शेयर का मुनाफा किसे होगा? दीदी और मोदी दोनों क्यों चाहते हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस दूसरे चरण में अच्छा परफॉर्म करें? लेफ्ट और कांग्रेस ने अगर राउंड 2 में अच्छा परफॉर्म किया तो वो दीदी के लिए कितना फायदेमंद होगा, दादा के लिए कितना फायदेमंद होगा। बंगाल में 4 मई का सारा अंकगणित, सारा कैलकुलेशन आखिरी राउंड की वोटिंग पर टिका है। मोदी का कैंप सुपर कॉन्फिडेंट है, दीदी के कैंप में हल्की हल्की नर्वसनेस है। और ऐसा क्यों है, ये देखने और समझने से पहले, दूसरे चरण की 142 सीटों का पूरा समीकरण समझने से पहले आपको ये देखना होगा कि इस वक्त मोमेंटम किसके हाथ में है। मोमेंटम दीदी के साथ नहीं, दादा यानी नरेंद्र मोदी के साथ है। पहले राउंड में 93% की बम्पर वोटिंग ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि राउंड 2 में भी मोदी की सुनामी आने वाली है। और ये कैसे और क्यों होगा, पहले ये समझिए। 2026 के लिए बीजेपी ने अपने बंगाल वाले प्लेबुक में तब्दीली की। 2021 के चुनावी नतीजों से सबक लेते हुए बीजेपी ने अब की बार 4 परिवर्तन वाली स्ट्रेटजी बनाई, जिसमें परिवर्तन नंबर 1 है ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक ना करके अभिषेक बनर्जी के बहाने सिस्टम पर अटैक करना। 2021 में बीजेपी का पूरा कैंपेन ममता बनर्जी यानी दीदी पर केंद्रित था। मोदी खुद रैलियों में बार बार दीदी ओ दीदी कहते थे। चुनाव को पर्सनल लड़ाई बना दिया था, लेकिन ये तरीका उल्टा पड़ गया। ममता पर पर्सनल अटैक से उन्हें सहानुभूति मिली और उनकी लड़ाकू नेता वाली इमेज और मजबूत हो गई। 2026 में बीजेपी ने ये लाइन बदल दी। इस बार किसी भी रैली में दीदी को सीधे टारगेट नहीं किया गया। इसके बजाय निशाना उनके भतीजे और टीएमसी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी पर लगाया गया। बीजेपी नेताओं ने बार बार वोटर्स को चेताया कि टीएमसी को वोट देने से भाईपो राज आएगा, दीदी का राज नहीं। परिवर्तन नंबर 2 है भगवान राम से मार्च तक। बीजेपी की कल्चरल सॉफ्ट पिच
2021 में जय श्री राम जैसे स्लोगन बीजेपी के कैंपेन में काफी सुनाई देते थे, लेकिन उस वक्त आलोचकों का कहना था कि ये बंगाल की अपनी सांस्कृतिक पहचान से कभी कभी टकरा जाता था। इस बार बीजेपी ने ज्यादा सॉफ्ट और लोकल अप्रोच अपनाया। बीजेपी के नेताओं ने इस बार बंगाल के लोकल प्रतीकों, खाने और परंपराओं को गले लगाया। मोदी की एक रैली स्टेज को कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर जैसा बनाया गया, तो झारग्राम में मोदी ने सड़क किनारे झाल मुड़ी वाले स्टॉल पर रुककर झाल मुड़ी खरीदी और पैसे देने पर जोर दिया। अनुराग ठाकुर शोरशे इलिश यानी सरसों वाली हिल्सा मछली का मजा लेते दिखे। राउंड 2 से पहले भी बीजेपी के नेता मां काली और मां दुर्गा का ही जिक्र करते हुए सुनाई दिए। सिर्फ नेशनल स्लोगन पर नहीं अटके रहे और ये नैरेटिव वोटर्स के बीच हिट कर गया, जिससे बीजेपी बंगाल में बाहर वाले की तरह नहीं बल्कि लोकल जिंदगी से जुड़ने की कोशिश करती दिखी। यानी ममता ने ये कहकर जो नैरेटिव बनाया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो बंगाल के लोगों के लिए मांस भात खाना मुश्किल हो जाएगा, बीजेपी ने वो नैरेटिव एक झटके में पंचर कर दिया। झालमुड़ी का जाल किसको लगा? बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। झालमुड़ी तो खाया मोदी जी और झाल लगा तो दीदी को। ऐसे ही तो हुआ ना। और इस बार आप ये मान के रख दीजिए कि गंगोत्री से गंगा सागर तक सरकार बनाना भाजपा का कार्यकर्ता का जो सपना था वो पूरा होने जाने वाला है। और श्यामा प्रसाद का भूमि में श्यामा प्रसाद का पार्टी का सरकार बनेगा। इससे ज्यादा आनंद क्या हो सकता है। और जनता नैरेटिव बना लिया। अभी चुनाव का बैटन हम लोगों के हाथ में नहीं है। अभी नया नैरेटिव आ गया, जनता बनम ममता। पश्चिम बंगाल का राजनीति तो हमेशा ध्रुवीकृत रहता है। किसी जमाने में वो सीपीएम कांग्रेस का बीच में था, बाद में सीपीएम तृणमूल का बीच में है, अभी तृणमूल और भाजपा का बीच में सीधा लड़ाई है। 2021 में जनता ने ये बाइनरी सेट कर दिया, हम लोगों को विपक्ष पे बैठा दिया, लेकिन सीपीएम और कांग्रेस को विधानसभा में शून्य कर दिया। तो इसीलिए लड़ाई स्ट्रेट है। अभी किसी भी हालत से तृणमूल को उखाड़कर फेंकेंगे ही बंगाल का मूड है। बंगाल में तो बहुत साफ साफ तस्वीर सामने में आ गया है। मैं भी गया था और काफ़ी लोगों से मिला, मीटिंग किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का लहर जो है, बीजेपी का लहर, वो पूरा ग्राउंड तक पहुंच गया है और लोगों को पता चल गया है कि वेस्ट बंगाल को जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने बर्बाद किया है, बीजेपी ही इसको साफ कर सकता है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जो भी टारगेट करेगा वो अपना पॉलिटिकल ग्राफ नीचे गिरते हुए दिखेगा, क्योंकि लोग पसंद नहीं करते। मोदी जी को जो भी टारगेट करेगा, गाली देगा, उसको लोग पसंद नहीं करते हैं। केजरीवाल राहुल गांधी को गाली देता है, फिर राहुल गांधी ममता दीदी को गाली देता है, फिर ममता दीदी राहुल गांधी को गाली देते हैं। तो इन लोगों का जो तमाशा जैसे ही है, ऐसा कोई सिद्धांत तौर पर एक साथ थोड़ी आए, तो लूटने के लिए, एक कन्वीनियंस के लिए ये लोग आए हैं। बीजेपी के स्ट्रेटजी में परिवर्तन नंबर 3 था बंगाली आवाज को ढूंढना। टीएमसी का सबसे मजबूत तर्क हमेशा से यही रहा कि बीजेपी बाहर वाली पार्टी है जो बंगाल को नहीं समझती। 2021 में मोदी की पार्टी इस धारणा को तोड़ने में नाकाम रही। इस बार बीजेपी ने स्मृति ईरानी को मजबूत बंगाली आवाज के रूप में मैदान में उतारा। स्मृति ईरानी की बांग्ला भाषा और कल्चरल कनेक्शन ने उन्हें बंगाल में बीजेपी की सबसे प्रभावी कैंपेनर बना दिया। बंगाल की महिलाओं को बीजेपी के और करीब ला दिया। बीजेपी ने ममता के बाहरी बनाम बंगाली वाले नैरेटिव को कैसे ध्वस्त किया, इसका एक उदाहरण अमित शाह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, जिसमें उनकी दाईं तरफ और बाईं तरफ दिल्ली से आया कोई नेता नहीं है। बंगाल बीजेपी की लीडरशिप बैठी थी। इससे भी वोटर्स के बीच मैसेजिंग गई। बीजेपी की स्ट्रेटजी में परिवर्तन नंबर 4 था महिलाओं के वोट के लिए नई स्ट्रेटजी बनाना। 2021 में बीजेपी ने ममता की महिला सेंट्रिक योजनाओं को फ्रीबी पॉलिटिक्स कहकर आलोचना की थी, लेकिन इस बार टोन बदला और दीदी के वेलफेयर स्कीम्स पर हमला बंद करके एक नया वादा कर दिया कि बीजेपी बंगाल की महिलाओं को लक्ष्मी भंडार से 2 गुना या उससे ज्यादा देगी।
बीजेपी का चुनावी कैंपेन खत्म करने के बाद जब मोदी आज वाराणसी पहुंचे तो वहां भी उनका वेलकम खास अंदाज में हुआ। मोदी के स्वागत के लिए काशी में रहने वाली बंगाल की महिलाओं को ही आगे रखा गया। यानी दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले मोदी ने सीधे वाराणसी से कोलकाता तक बंगाल की महिला वोटर्स के बीच अपना मैसेज पहुंचा दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार बीजेपी कितने बारीक लेवल पर जाकर बंगाल का चुनाव लड़ रही है। आप सभी बहनों बेटियों से एक महायज्ञ की शुरुआत के लिए आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया हूं। काशी के सांसद के तौर पर, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे देश हित के एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और ये बड़ा लक्ष्य है लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना। आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। बीजेपी एनडीए सरकार का मतलब ही है नारी का सशक्तिकरण, नारी का उत्थान, नारी का जीवन आसान। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके जैसी पार्टियों ने एक बार फिर देश की महिलाओं को धोखा दिया। ऐसे दलों ने 40 साल से महिला आरक्षण पर ब्रेक लगाया हुआ था। ये सारे परिवारवादी और तुष्टीकरण में डूबे दल नारी शक्ति से डरे हुए हैं, आप सभी से डरे हुए हैं। ये परिवारवादी दल देश की उन बेटियों को विधानसभा और संसद नहीं आने देना चाहते। ये जानते हैं कि अगर धरातल पर काम करने वाली बेटियां ऊपर आ गई तो इनका नियंत्रण खत्म हो जाएगा, इनकी सत्ता पर सवाल खड़े हो जाएंगे। इसलिए ही जो परिवारवादी दल है ये संसद में हुए विरोध में सबसे आगे रहे हैं। असम, केरलम, पुडुचेरी, बंगाल और तमिलनाडु में बहनों ने रिकॉर्ड मतदान किया है। महिला आरक्षण विरोधी दलों को अंदाजा नहीं है कि बहनों का ये वोट महिला विरोधी इन दलों को सजा देने के लिए हुआ है। – 2021 में मोदी की पार्टी आक्रामक चैलेंजर बनकर बंगाल आई थी, तब वोट शेयर बढ़ा लेकिन हार भी हुई। 2026 में नजर आ रहा है कि बीजेपी ने आत्मचिंतन किया है, पुराने फॉर्मूले दोहराने की बजाय भाषा, कल्चर मैसेजिंग, लीडरशिप और वोटर आउटरीच में बदलाव किए हैं और इसका असर राउंड 1 की वोटिंग में भी दिखा है और मुमकिन है कि राउंड 2 में भी उसका असर हो। और इसकी सबसे बड़ी वजह होगी बंगाल में नरेंद्र मोदी की लहर और बंगाल के इलेक्शन वॉर रूम में अमित शाह का चुनावी मैनेजमेंट। मोदी ने ग्राउंड पर बीजेपी के लिए माहौल बनाया तो शाह ने वॉर रूम से दूसरे चरण की वोटिंग का प्लान बनाया। शाह ने खुद प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, सेकंड फेज में बूथ जीतने पर फोकस किया। 294 में से 215 सीटों पर शाह ने पूरी मेहनत की है। 152 में से 110 सीटें जीतने का क्लेम तो शाह पहले ही कर चुके हैं। अब 142 में से कम 90 पर बीजेपी का फोकस है। 200 का मैजिक फिगर तभी पार हो पाएगा। अब यह कैसे हो सकता है, यह आंकड़ों से समझिए। दूसरे चरण में ग्रेटर कोलकाता रीजन में 35 सीटें हैं। दमदम उत्तर, पानीहाटी, बारानगर, दमदम, राजारहाट,
गोपालपुर, इन सभी सीटों पर बंगाली हिंदू और हिंदी भाषी हिंदुओं की आबादी 95% है। 2021 में इन पांचों सीटों पर टीएमसी जीती थी। 2024 में भी लीड टीएमसी के पास ही थी। बाकी बची 30 सीटों में से 29 सीटों पर भी बंगाली हिंदू और हिंदी भाषी हिंदुओं की आबादी या तो 60% से कम है या फिर 80% से ज्यादा है। 21 में ये सारी सीटें टीएमसी ने जीती थी। श्यामपुकुर और जोरो सांको सीट पर 24 में बीजेपी ने लीड ली थी। बाकी सीटों पर टीएमसी को ही बढ़त थी। इसी तरह साउथ बंगाल की 107 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर बंगाली भाषी हिंदुओं की आबादी या तो 90% से ज्यादा है या फिर 60%, 70%, 80% की रेंज में है। 2021 में इन 107 में से 89 सीटें टीएमसी ने जीती थी। 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी। रही बात 24 में लीड की, तो टीएमसी साउथ बंगाल की 107 में से 82 सीटों पर आगे थी, जबकि बीजेपी ने 25 सीटों पर लीड ले रखी थी। यानी मोदी की टीम को साउथ बंगाल की इन्हीं 107 और ग्रेटर कोलकाता की 35 सीटों पर दीदी के हिंदू वोट बैंक में सेंध लगानी है। सवाल है कि क्या ये हो सकता है? गणित क्या कहता है, अब ये देखिए। 2021 में हुगली में टीएमसी को 14 और बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। पूर्वी बर्धमान में टीएमसी 16, बीजेपी 0 पर थी। कोलकाता में टीएमसी 11, बीजेपी 0 पर थी। हावड़ा में टीएमसी 16, बीजेपी 0 पर थी। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी 28, बीजेपी 5 पर थी। साउथ 24 परगना में टीएमसी 30, बीजेपी 0 पर थी। नादिया में टीएमसी 8 और बीजेपी 9 पर थी। यानी पिछली बार सेकंड फेज में टीएमसी का स्कोर था 123 और बीजेपी का स्कोर था 18। मगर इस बार बीजेपी इन तमाम रीजन पे अपना ग्राफ बढ़ा सकती है अगर पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी हिंदू वोटर्स का कंसोलिडेशन हुआ। मान लीजिए दूसरे चरण में 7% हिंदू वोट का कंसोलिडेशन बीजेपी के फेवर में होता है। अगर ऐसा हुआ तो वैसी स्थिति में बीजेपी को 5% वोट शेयर का फायदा होगा। इसके बाद जो संभावित आंकड़ा हो सकता है वो इस तरह का होगा। हुगली में टीएमसी को 8 और बीजेपी 10 सीटें ले सकती है। पूर्वी बर्धमान में टीएमसी 3, बीजेपी 13 सीटों पर आ सकती है। कोलकाता में टीएमसी 11, बीजेपी 0 पर रह सकती है। हावड़ा में टीएमसी 12, बीजेपी 4 पर आ सकती है। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी 22, बीजेपी 11 तक पहुंच सकती है। साउथ 24 परगना में टीएमसी 27, बीजेपी 3 पर जा सकती है। और नादिया में टीएमसी 3 और बीजेपी 14 सीटें बटोर सकती है। यानी 7% हिंदू वोटर्स के कंसोलिडेशन से टीएमसी का स्कोर 86 रह सकता है। बीजेपी को 55 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी तो राउंड 2 से पहले यह क्लेम तक कर रही है कि इस बार साउथ बंगाल का रिजल्ट नॉर्थ बंगाल से भी बेहतर होगा। 4 में ही दीदी गई सरकार, तो क्या तृणमूल नाम कर कोई पार्टी नहीं रहेगा। जनता का तो ऐसा ही मूड है और जनता ठान लिया है। और जहां भी आप जाओ अब एक ही नजारा, चाहे वो दार्जिलिंग हो, कालिम्पोंग हो और इस तरफ पूर्व मेदिनीपुर, सभी जगह लोग घर से निकल कर आ रहे हैं। बोले बहुत दिन बाद हम लोग निर्भय होकर वोट दे सकेंगे। निश्चित रहिए आप लोग सिर्फ एजेंट का तैयारी करिए, गिनने का, काउंटिंग वाला स्टेशन में आपको लोग होना चाहिए। इस बार साउथ का रिजल्ट नॉर्थ से भी अच्छा होगा। नॉर्थ में तो हाँ शुभेंदु जीतेगा और कौन जीतेगा, जाना है मुख्यमंत्री। अरे यही तो हमारा सबसे बड़ा जीत है, जब हम लोग ममता जी को सब्जी खरीदने के लिए, बाइक पे चढ़ने के लिए, डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए ममता जी कोई पैराट्रूपर पॉलिटिशियन नहीं है। ममता जी कोई बड़ा कांग्रेस परिवार में जन्म नहीं लिया। ममता जी एक संघर्षशील कार्यकर्ता रहा और विपरीत से वो राजनीति करते करते इस जगह तक पहुंचा। तो ये जमीन का महक का जानकारी उसका है, तो इसीलिए उन्होंने निकल पड़ी है। वो जानते हैं, अरे बोल दिया उन्होंने, अगर तृणमूल रहे तो फिर देखा हो। आजकल पश्चिम बंगाल का हर व्यक्ति कहता है
कि भय का राज्य हटाओ, भरोसे का राज्य लाओ। भय मतलब टीएमसी ममता दीदी, भरोसा मतलब बीजेपी नरेंद्र मोदी। और आपको बता दूं, मैं रात लौटा हूं, पश्चिम बंगाल में जो अटल जी ने कभी कहा था कमल खिल रहा है। कल जो वोटिंग होगी वो भी पश्चिम बंगाल के विकास के लिए, विकसित बंगाल। इस बार मैं मानता हूं कि एक लंबे समय के बाद बंगाल चुनाव के बाद जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, एक बात स्पष्ट है कि इस बार बंगाल की जनता ने सत्ता परिवर्तन के लिए, डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बनाने के लिए मतदान करने का काम किया। जिस तरीके से लंबे समय से ममता बनर्जी जी मौजूदा मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल, उनके नेतृत्व से जिस तरीके से बंगाल की जनता त्रस्त है, जिस तरीके से बंगाल की जनता प्रताड़ित हो रही है, उसके खिलाफ इस बार जनता ने मतदान करने का काम किया है। मैं मानता हूं 4 मई को जब परिणाम आएंगे, और ये सिर्फ कहने के लिए ही नहीं, हवाई दावे ही नहीं, प्रधानमंत्री जी का विश्वास, जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने वहां पर समय देने का काम किया, ऐसे में मैं मानता हूं कि एक बड़ी जीत की ओर एनडीए इन 5 राज्यों में अग्रसर हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित बंगला का संदेश दिया है और बंगाल की तरक्की के लिए वो कुछ भी करेंगे। बंगाल में एक बार लोगों ने सेवा का मौका दिया तो कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। पश्चिम बंगाल के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी पर यकीन कर रहे हैं। वो बीजेपी के साथ चलना चाहते हैं, मोदी के साथ चलना चाहते हैं, और पश्चिम बंगाल में माहौल बन गया है कि अब की बार भाजपा सरकार। इस बार जो सबसे बड़ा सरप्राइज देखने को मिल सकता है वो भवानीपुर सीट पर मुमकिन है। ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। उनकी टक्कर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से है। शुभेंदु को भवानीपुर से लड़ाने का आइडिया भी सोच समझ कर लिया गया है। बीजेपी किसी और चेहरे पर दांव नहीं खेल सकती थी। ममता के खिलाफ उसे एक फाइटर चाहिए था, और शुभेंदु को भवानीपुर में उतारकर बीजेपी ने बंगाल को इनडायरेक्ट मैसेज दे दिया कि बंगाल का अगला सीएम कौन होगा। भवानीपुर में बीजेपी कैसे उलटफेर कर सकती है, इसका समीकरण भी समझिए। भवानीपुर में लगभग 42% बंगाली हिंदू, 34% गैर बंगाली हिंदू, जिनमें गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी, उड़िया हैं। पहले इस सीट के वोटर्स ममता और टीएमसी को सपोर्ट करते थे, लेकिन अब भाजपा गैर बंगाली बिजनेस कम्युनिटी यानी मारवाड़ी और गुजराती में अच्छा समर्थन देख रही है। ये लोग टीएमसी के बाहर वाले बातों से नाराज नजर आ रहे हैं। एसआईआर में भवानीपुर में 47,000 नाम कटे हैं, जिनमें 40,000 से ज्यादा मुस्लिम थे, जो टीएमसी का कोर वोट बैंक माना जाता है। ये भी भाजपा के लिए अच्छी खबर है। भवानीपुर से दीदी की सियासी पारी को झटका देने के लिए बीजेपी ने बूथ लेवल पर कास्ट और कम्युनिटी का पूरा अंकगणित सॉल्व कर लिया है। बंगाली और गैर बंगाली हिंदू वोटों को जोड़ लिया है। हर बूथ पर सक्रिय कैंपेन के दम पर बीजेपी 4 मई की संभावित जीत सील करना चाहती है। शुभेंदु अधिकारी ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वो दीदी को हराकर ही दम लेंगे, और इसका डर टीएमसी के कैंप में अभी से दिखाई देने लगा। We are preparing for the election tomorrow. The people of Bengal are ready to cast their vote in favor of change. In Bhavanipur, Mamata Banerjee must defeat with huge margin. Tomorrow, I'll sit in election exam. I went here, Gurudwara, and pray for Bengal as well as BJP. Yes, I must win. Lotus will bloom. I must win with huge margin. Out of 8 ward, I will head in 7 ward. Don't get worried. See you on 4th May काउंटिंग सेंटर। वो कोशिश कर रहा है खास करके हिंदू मतदाता का डराने का काम कर रहा है, लेकिन इस बार डरने वाला नहीं है। 95% पोलिंग होगा। 95% पोलिंग होगा। चलिए, आज जो वो बोला पीसफुल वोट है, अब ये स्टेटमेंट से मत हटिए। काल जो वोट हुआ 152 सीट्स में,
अब लिख के रखिए, तृणमूल कांग्रेस 125 से 135 ये सीट जीत रहे हैं, भाजपा का सीट कम रहे और तृणमूल का सीट बढ़ने वाला है। तो ये अमित शाह का भी मालूम है, इसीलिए ओनली टू वो जो थोड़ा बहुत वर्कर है सेकेंड फेज में, उसके चंगा रखने के लिए, वोकल टॉनिक के लिए ये बेसलेस वो ऐसी बोल रहा है। और हमारा एक क्लियर कट बात है। तो अब बस कुछ घंटों का इंतजार बचा है। बंगाल की बाकी बची 142 सीटें लॉक होने वाली हैं। दीदी की किस्मत का फैसला होने वाला है 4 मई को। दादा यानी मोदी बंगाल में इतिहास रच पाएंगे या नहीं, कुछ घंटों बाद इसका एक अंदाजा पूरे देश को लगने वाला है।